if such legislation is enacted, it should not amount to a mere slap on the wrist, but must be robust and proportionate response to the evil that is designed to thought and eradicate the question stand answered accordingly. आप इसको हमारे फाइनली जहाँ डिसाइड किया गया वो काइंडली मुलाजा फरमाइएगा मालूम। जैसे 63 वाली बात है, अगर 63 की बात हो रही है, नहीं फाइनल में 62 आ गया मालूम। डिस्क्वालिफिकेशन क्या बनी इसमें मालूम? इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें कुछ नहीं, सॉरी इसमें मालूम इसी के आखिर में है मालूम, सॉरी मैं गलती से कह गया था, ये इसी की जो है ना इसी पार्ट के फरवरी के पार्ट में एज मैं मालूम अरे आप रिलैक्स करें, डोंट बी सो रश्ड। मालूम थर्ड पार्ट में तो मैरिड डिसेंटिंग ओपिनियन है, इसी में है मालूम, ये इसी में कब में है, सभी में होगा। 146 पेज मालूम, 117 पेज 146 मैं रीड मालूम 146 पैरा 117 मालूम लास्ट पैरा ऑफ जी मालूम majority view. As regard the third question, it is dealt with in para 4 of the short order. It is true that it is at least arguable that a defector may come within the scope of Article 62(1)(f). The question is that if this is to be case, what should be the punishment? That is the punishment period for disqualification. As noted above, if a member who cast a proscribed vote in a is de-seated, he can seek re-election in the by-election. If he chooses to contest the same, he may do so as an independent or even on the ticket of those who sought, engineered, welcomed, brought about and or rewarded the defection. If he loses, then the ensuing humiliation is also a punishment of sorts, but for the defector and his puppeteers. However, the cyclical nature of the electoral process must be taken into consideration. To impose a lifetime ban is to remove the defector for all cycles to come. Since Article 63(1)(p) confers the necessary competence on Parliament, on reflection, it is our view that matter is best left to the legislature while keeping in mind what has been said in para 4. The question stand answered accordingly. तो इसमें भी ये बात नहीं कही गई कि समीउल्लाह बलोच के तहत, क्योंकि प्राइमा फेसी तो 62(1)(f) अप्लाई हो रहा है। इधर तो दरवाजा खोल दिया लेजिस्लेशन के लिए, लेकिन 62(1)(f) का दरवाजा इस कोर्ट ने खोल दिया पार्लियामान के लिए। तो अब नहीं सर एक सेकंड ठहरिए ना, अब जो आपने जो जजमेंट साइड किया है ना, इसमें ये भी 5 मेंबर बेंच जजमेंट है, इवन दो इट्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मगर इस 5 मेंबर बेंच ने पार्लियामान के लिए दरवाजा खोल दिया कि 62(1)(f) को आप अटेंड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन। आप समझे ना बात? तो आपका जो पहला मौक़िफ़ जो था ना आपका था कि क्योंकि जजमेंट आ गया है तो लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी तो एक तसादुम नहीं आ रहा है दोनों जजमेंट। ऐसे नहीं है, इकाई देखिएगा हमें पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टर वाला है तो इसके लिए कानून होना चाहिए, तो 63(1)(p) में ले आए, वो खाली कहते हैं कि 62(1)(f) पे भी बॉर्डर करता है, लेकिन तरीका होगा कि 63(1)(p) में ले आए। यही इसका इसका मकसद था, बजाय इसके कि समीउल्लाह बलोच अप्लाई किया जाता 63(1)(p) में उसको लेके गए। इसी जजमेंट के पेज 186 पे आ जाए, 168 से निकल 168 पैराग्राफ 10 and 11 पढ़े तो 168 इसी बुक में। आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट। इसी बुक में जी माय लॉर्ड 168 में 168 मालूम, पैराग्राफ 10 मालूम, 10 and 11 both 11 दोनों पहले 10 पढ़े बेटा। There are a variety of reasons why members of parliament
decide to cross the floor. Therefore, there are views for and against it. सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब तक कोई झूठ साबित नहीं होता हम क्यों फ़र्ज़ करें वो झूठा है। ये भी कहा गया कि एक डिक्टेटर ने अब्डो के ज़रिए भी कई सियासतदानों को बाहर किया था। मेरे वालिद समेत कई लोगों को जनरल अयूब ने इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया था। उनकी जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि डिक्टेटर की जानिब से लाई गई तरमीम की हिमायत क्यों की जा रही है। कत्ल और अगवा जैसे केसेस में तो बंदा दोबारा इलेक्शन का अहल हो जाता है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता हम क्यों फ़र्ज़ करें कि वो झूठा है। एक डिक्टेटर ने अब्डो के ज़रिए भी कई सियासतदानों को बाहर किया था। मेरी वालिद समेत कई लोगों का उन्होंने कहा कि एक इलेक्शन में कोई ग्रेजुएट ना होने पर नाअहल हुआ, अगली बार ग्रेजुएशन की तरफ ही नहीं तो इस वक्त वो नाअहल कैसे होगा। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है और ये भी रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन कानून के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करता है। सवाल ये है कि क्या आर्टिकल 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है? क्या ताहयात नाअहली का ये इख्तियार सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास है? ये भी कहा गया कि एक शख्स दयानतदारी से कहता है कि वो मैट्रिक पास है, मुनाफिक काफिर से बुरा होता है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मुनाफिक काफिर से बुरा होता है। एक इलेक्शन में कोई ग्रेजुएट ना होने पर नाअहल हुआ, अगली बार ग्रेजुएशन की तरफ ही नहीं तो इस वक्त वो नाअहल कैसे होगा। या तो फिर हम डिक्टेटरशिप को ठीक मान लें, एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया गया। मुनाफिक काफिर से भी ज़्यादा बुरा होता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि काफिर को पता नहीं होता, मुनाफिक सब जानकर कर रहा होता है। पार्लियामेंट ने एक कानून किताब बनाकर हमें दी। A person shall be entitled to a fair trial and due process. Declaring someone as disqualified for any period to become a member of the parliament is a penalty depriving him of his constitutional right without declaration. ये मालूम अगले बुक में चला गया मालूम, अगली किताब में आएगा जी मालूम। मैं पढ़ देता हूँ। By competent court of law after adopting due process through fair trial, determining any right and obligation of person would be against his fundamental right guaranteed by the Constitution. In a democratic system, there is always a difference of opinion, and every member has a decision of right to dissent and debate in order to put a check upon the working and decision of the party and its head. Merely on the apprehension that a member has betrayed his party and thereby depriving him from his right of expressing views and the right of dissent will be against the basic concept of democracy enshrined in the Constitution. Thus, simply on the fundamental right of a member, without adopting due process and fair trial, he cannot be treated to be no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest and mean. This will also amount to giving unbridled power to the PM, which will result in creating a culture of civil dictatorship. No member will then have a right to remove the PM, even if the latter himself remains to no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest and mean, or if his policies are against the state, the Constitution, the interest of the constituents, the injunctions of Islam, or even contrary to the party manifesto. For these reasons, the Constitution makers intentionally did not include the word disqualification of a member for any period of time in 63A of the Constitution. May I read, my lord? Continue, my lord? Yes, we got it. So, my lord, एक सवाल मेरे जहन में शुरू में शायद याया साहब ने पूछ भी लिया था. What was the necessity of bringing two different articles in the Constitution? ये 62 and 63. ये 62 says कि a person shall not be qualified to be elected. और यहाँ 63 में लिखते हैं a person shall be disqualified. What is the difference between? इसको डील किया गया है, योर ऑनर, सब आर्टिकल 2 जो है ना 62 का, उसी में डील कर दिया गया मालूम। पढ़ने जी
62 का सब क्लॉज 2 है द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन डी एंड ई, सो दैट इज नॉट ओनली द क्वालिफिकेशन बट आल्सो द डिस्क्वालिफिकेशन। मैं दोबारा पढ़ता हूं, द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ डी एंड ई शैल नॉट अप्लाई टू पर्सन हु इज नॉन मुस्लिम बट सच ए पर्सन शैल हैव गुड मॉरल रेपुटेशन। तो मकसद दोनों का एक है, एक एंट्री के वक्त देखा जा सकता है। हाँ, एक बात जो खुरम साहब फरमा रहे थे कि इसको दो तरीकों से डील किया जा सकता है, उसमें ये जरूर हो सकता है। बट आई टेंड टू एग्री विथ यू कि मकसद दोनों का एक मकसद है। क्योंकि देखें, अब जैसे आप पहला वाला वो सिटीजनशिप वाली बात है ना, वो पहले वाले में उसको ही हैज टू बी अ सिटीजन, ठीक है। अब हो सकता है लोग फिर दूसरी नेशनलिटी ले लेते हैं, फिर वो 62 में नहीं फंसेगा, वो 63 में फंसेगा कि अब उसने दूसरी नेशनलिटी ले ली। था तो पाकिस्तानी नेशनलिटी, फिर उसने कहा चलो मैं अमेरिकन ले लेता हूँ, जो कि फिर वो उधर फंस जाएगा। तो मेरे ख्याल में इतना इस पे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। What I wanted to say earlier was, उसको आपने एड्रेस नहीं किया। देखें 62(1)(f में declaration is coming from another source, from another court. Constitution is recognizing that there is a declaration coming from some court. Once that declaration is there, then he's not sagacious and then he's disqualified. So Constitution is relying on a declaration coming from some source, some court of law. Now that declaration itself, किसी केस को निकाल लें, नॉमिनेशन पेपर्स में होगी, वो किसी एक्ट के तहत है ना, उसकी मिस डिक्लेरेशन है, वो भी किसी एक्ट के तहत है। सो दैट actual declaration is arising out of some violation of some law. Now that declaration is then borrowed by the Constitution, and the Constitution says then you stand disqualified. Samiullah Baloch says that once that declaration stands, you stand disqualified. Now there could be a law introduced by the Parliament saying that declaration of law, which is arising out of a violation of a law, is being given a period. That's 5 years. So that also sort of comes into Article 62(1)(f) with the declaration, that such a declaration which is given under the law, it's not under the Constitution, under the law will have a time frame. That's 5 years. So wo 5 years, so therefore one argument is that you don't require the amendment of the Constitution because the disqualification is inherently under a law, not under the Constitution. Hence, correction of the law or time frame given to a law would be read into that declaration, which is being borrowed by the Constitution in 62(1)(f). ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 years could be easily brought into 62(1)(f) through that. अगर तो सिर्फ ये कहा गया हो ना कि इस शख्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए इस वजह से कि इसने अपनी डिग्री दे, दूसरी डिक्लेरेशन है। देखिए, ऑल ओवर इन ऑल द डिक्लेरेशंस इट सेज कि आपने मिस डिक्लेयर कर दिया है, आपने एसेट्स छुपा दिए है, दे आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग एन इवेंट एंड देन वी आर बिल्डिंग ऑन दैट इवेंट कि इसकी वजह से, क्योंकि इसने रिटर्न में अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं की, इसलिए ये अमीन नहीं है। ठीक, सो डिक्लेरेशन तो सिर्फ इस हद तक है कि आपकी नॉमिनेशन पेपर में ये चीज कम है, एफिडेविट में ये चीज कम है, आपकी एसेट्स में ये चीजें नहीं है। इट्स द इवेंट, द रेस्ट इज ऑल कंस्ट्रक्शन करके हम कह रहे हैं ना। सो डिक्लेरेशन तो सिर्फ इस हद तक है। और डिक्लेरेशन आप देखिए ना, कोई डिक्लेरेशन निकाल लें, वो डिक्लेरेशन किसी लॉ में है ना, वो कह रहे हैं कि जी आपका नॉमिनेशन पेपर इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज फ्रॉम द इलेक्शन एक्ट और द रोपा व्हाटएवर। तो डिक्लेरेशन जो कोर्ट दे रहा है वो लॉ में दे रहा है, तो फिर लॉ खुद कह रहा है कि ऐसी कोई भी डिक्लेरेशन जो लॉ में होगी वो 5 साल की होगी, तो फिर वो क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? उसकी वजह ये है, कई जजमेंट्स ऐसी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि किसी शख्स को 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया। पनामा केस की जजमेंट में वादे तौर पर 62(1)(f) मेंशन करके डिस्क्वालीफाई किया गया। सिर्फ ये नहीं, हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है। अगर वो वाली डिबेट अलग है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हमारे पास जो इशू है, इज इट फॉर ड्यूरेशन ऑफ दैट पार्लियामेंट, इज इट अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years, इज इट अ लाइफ टाइम? वो बातें हम तो नहीं बैठ के देख रहे हैं अभी, हम तो सिर्फ ये पॉइंट देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन सर पे है और ये मैटर को रिजॉल्व करना है। तो अब आप दूसरों का खत्म हो गए तो दूसरा काफी लोग हैं। और 2 मिनट लूंगा। 63(1)(p) में वो कानून आ सकता है जो जनाब फरमा रहे हैं। 63(1)(p) में
लेकिन जहां तक 62(1)(f) का सवाल है उसको बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 31P में आए। द क्वेश्चन इज कि जब आप कह रहे हैं दोनों को इंटरचेंजेबली आप पढ़ सकते हैं तो फिर तो आपका आर्गुमेंट अभी हमारे पास सिर्फ सवाल ये कि क्या लॉ में ये चीज आ सकती थी या आइन में अमेंडमेंट हो सकती थी। मैं तो ये समझता हूँ आइन में अमेंडमेंट नहीं तो वही देखना ना, अगर सपोज 25 साल जो आइन में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है अगर उससे रिलेटेड होता तो फिर तो आइन में अमेंडमेंट आती, या आइन खुद लॉ की डिक्लेरेशन पे रिलाई कर रहा है तो वो लॉ कहता है मेरी डिक्लेरेशन 5 साल की हुआ करेगी, तो फिर क्यों सिर्फ अगर तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली 62(1)(f) में किसी को डिस्क्वालीफाई किया है, ठीक है, फिर तो वो बात वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, अदरवाइज जनरली उसको ठीक समझ गए, चलिए समझ गए। आखिरी बात एक बात इससे पहले देखें, अगर ये तो सिचुएशन उस वक्त आती है जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं, सपोज रिटर्निंग ऑफिसर ये कहता है कि आपने फला चीज नहीं जमा की, क्या ये इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं है? और अगर इलेक्शन डिस्प्यूट है तो इलेक्शन लॉ तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट फाइल करेगा उस शख्स के अगेंस्ट, केस चलेगा। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये पावर्स नहीं है कि डिक्लेयर करे कि somebody is disqualified for such a period? This declaration ये इलेक्शन डिस्प्यूट बन गया ना। बिल्कुल ठीक बात है, इस पे दो व्यूज हैं योर ऑनर इस वक्त भी ऑनरेबल सुप्रीम। डायरेक्टली वो कर सकते हैं क्या? मतलब वही मैं अर्ज करता हूँ माय लॉर्ड, दो व्यूज हैं ऑनरेबल। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि या तो हम फिर डिक्टेटरशिप को ठीक मान लें, एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया। मुनाफिक काफिर से भी ज़्यादा बुरा होता है, काफिर को पता नहीं होता, मुनाफिक सब जानकर कर रहा होता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन कानून के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करता है। सवाल ये है कि क्या आर्टिकल 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है? क्या ताहयात नाअहली का ये इख्तियार सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास है? एक शख्स दयानतदारी से कहता है कि वो मैट्रिक पास है। पार्लियामेंट ने एक कानून किताब बनाकर हमें दी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया गया, और कहा कि इलेक्शन कमीशन कानून के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करता है। मुद्दत पार्लियामान की 3 साल भी हो सकती है, एक सेकंड है जी, बाई इलेक्शन हो सकता है, 3 साल भी हो सकती है, या कोई आदमी मर जाए, उसने कहा चलो मैं दोबारा इलेक्शन लड़ लेता हूँ, तो उसकी सीट पे आ गया 1 साल बाद, तो वो आपका कहना ये कि ये 5 साल भी ज्यादा है? बिल्कुल, एक इलेक्शन, एक नॉमिनेशन पेपर, वो चाहे किसी और नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होगा, किसी और सीट पे जाके नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दे, अगले दिन जमा करवा दे। अगर वो फिर किसी ने चैलेंज आप ना इस तरफ से चैलेंज हुआ है ना उस तरफ से भी चैलेंज हुआ है, वैसे पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। तो मेरी हम्बल सबमिशन ये कि इस वजह से भी 332(2) जो है वो अल्ट्रा वायरस है। नहीं अल्ट्रा वायरस तो नहीं है, मगर आप कह रहे हैं कि वो इट्स ओनली फॉर वन टाइम नॉमिनेशन पेपर, इसलिए 5 साल भी नहीं लगाया जा सकता उस पे कदम। आप कहते हैं 5 साल भी नहीं, 5 साल भी नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं नॉमिनेशन पेपर टू नॉमिनेशन पेपर फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब ये हुआ कि आप कहते हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका इख्तियार सिर्फ पेपर रिजेक्शन के हद तक है, नथिंग एल्स। बिल्कुल नहीं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, लास्ट वेरी गुड एंड नोवेल पॉइंट यू टेक। माय लॉर्ड, लास्ट माय सबमिशन माय लॉर्ड, चंद जजमेंट्स में अर्ज करूंगा जो कि समीउल्लाह बलोच के इफेक्ट को मजीद खत्म करती है माय लॉर्ड। पहली है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 137। पहले साइट तो नहीं हुआ है? नहीं माय लॉर्ड, आई डोंट थिंक सो माय लॉर्ड जी। 137 इसमें क्या हुआ? 137 व्हाट्स हैपेंड इन दिस? इसमें माय लॉर्ड ये कहा गया कि डिक्लेरेशन बाय कोर्ट होनी चाहिए, प्लेनरी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट। ये तो अभी ये दीजिए, लेकिन ये साइट नहीं हुई जजमेंट। नहीं ये नहीं साइट हुई है। ये कितने मेंबर बेंच है? सेकंड माय लॉर्ड, ये 1 2 3 नहीं, इसमें भी उम्र सब 137 सरदार यार मोहम्मद रिंद जी माय लॉर्ड, ये तो इधर ही पड़े इलेक्शन ट्राइब्यूनल ये माय लॉर्ड 3 मेंबर बेंच जजमेंट है, but the same learned जी माय लॉर्ड,
Then my lord, एक फैसला आता है लाइफ टाइम बैन है। जी ये है लाइफ टाइम, लेकिन इस बात पे कि डेक्लरेशन बाय द कोर्ट होनी चाहिए। अब अगली जजमेंट देखिएगा 2019। एक सेकंड। Disqualification under Article 62(1)(f) of the Constitution entails a lifetime bar eligibility as held by this court in Samula Baloch. ये तो इसको फॉलो कर पैरा 4 है मालूम, पैरा 4 है 141 पेज पे मालूम। हाँ वो पढ़ें फिर। The impugned judgment of the High Court have applied the bar of Article 62(1)(f) of the Constitution upon the petitioner without giving a finding that his declaration of Sanad al-Shahadatul Alamiya in his nomination paper filed in the year 2008 was a dishonest and deceitful action to meet the condition of graduate qualification in order to become eligible for contesting the general election. Apart from lacking such finding, the discussion in the impugned judgment is at best based upon a presumption and not on any finding or deduction made on the basis of any material qualifying as evidence. In the circumstances, the presumption drawn by the impugned judgment is conjunctural and cannot be made the ground for disqualifying the petitioner forever for contesting for holding an office in the constituent legislature of the country, my lord. Now, my lord, there is another judgment, 2019. बताइए 2019 SCMR 1939 my lord, page 1939 my lord, 1943 and 1948 पे my lord इसका 1943 पे my lord relevant citation my lord 1939 नहीं रेलिवेंट आप बता रहे थे my lord। एक 1943 पे मुलाजा फरमाइएगा, पैरा नंबर 7 my lord। May I read my lord para 7? We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature. No evidence was recorded. कहाँ से पढ़ रहे हैं? पैरा नंबर 7 है my lord। 1943 सॉरी my lord, ये भी उसी पॉइंट को है कि ये RO is not a court. RO is not a court. Para number 7 my lord. We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature. No evidence was recorded in the said proceeding, nor does the order give any reason for disqualifying the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution. On the other hand, Learned Election Tribunal made a declaration against the respondent only under Article 63(1)(c) and none under Article 62 of the Constitution. In terms of the said law laid down by this court in judgment reported as so and so, the order dated 6/4/13 by the returning officer merged into the order of the Learned Election Tribunal dated 16/4/13. The disqualification imposed on the respondent by the returning officer under Article 62(1)(f) therefore did not survive. My lord, the relevant इसमें एक minority view क्या था? Minority view भी बहुत relevant है my lord, that is at page number 1945. ये पैराग्राफ 10 पढ़ लें। आई थिंक ये इशू अब हमारे पास आ गए। एक कॉपी रह गई मगर मेरे पास। ये पढ़ें। I am of the view that serious constitutional issues. I am of the view that serious constitutional issues require to be addressed inter alia, whether the disqualification of the private respondent under clause D and F of sub-article 1 of Article 62 of the Constitution was passed by the court of law or otherwise, whether the disqualification of the private respondent, if any, would be permanent or otherwise in terms of the test laid down in Samuel Bloch case, whether the lack of bona fide on part of his petitioner in invoking the constitutional jurisdiction of High Court under Article 199 of the Constitution and having an alternate remedy under the election laws rendered the petition maintainable or otherwise, whether the disqualification of private respondent could be ignored by this court, keeping in view the dicta laid down in Sher Alam Khan and Raja Shaukat Aziz Bhatti case. Accordingly, for the reasons stated herein above, leave of this court be granted to consider and read the issue stated above. So we are lucky to have this. It wasn't a dissent. It was these questions. The learned single judge, the three-member bench said require consideration. जी मालूम, ये बिल्कुल ठीक बात। तो ये तो बात कब से चल रही है कि ये इशू आप फैसला कर लें। ये अब कब की बात है? 2019 की बात। 2019 की बात है। अगर 2019 अब हम 24 में आ गए 5 साल। ये अगर आप एक पैराग्राफ और पढ़ लें, ये 2019 SCMR
पेज 1943 पैराग्राफ 9 में समी लॉ को फिर डिस्कस किया। Ji, my lord. Be that as it may, in Samuel Bloch, we have held that disqualification of election candidate or a holder of elected office under 62(1)(f) of the Constitution comes into existence when he is declared by court of law to lack any of the qualities mentioned in clause F of Article 62(1)(f) of the Constitution. In the present case, the only declaration against the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution was given in summary proceeding by the returning officer on 6/4/2013. As already noted above, no evidence was recorded by the returning officer to sustain his finding, nor he recorded reason for invoking disqualification under Article 62(1)(f) of the Constitution. He is not a court of law but a statutory forum of limited jurisdiction. Therefore, the condition that only a court of law can issue a declaration of disqualification under Article 62(1) of the Constitution. What I think the point that can be made is that this question that was raised by a bench has been agitating this court for a considerable period of time. Different voices, different judges are saying, like in this judgment also, let's resolve this once and for all. And so it's good that we are resolving it once and for all. और मैं चंद जजमेंट में लिखवा देता हूँ, प्रिसाइजली बता देता हूँ, बट टाइम क्योंकि बहुत हो बता दें। मालॉर्ड एक है मालॉर्ड 2019 SCMR 1684 जी, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद डिक्लेयर कर सकती है किसी को भी दैट ही इज नॉट ए सगेशियस, ही इज नॉट अ मीन। नेम क्या है ऑफ योर पार्टीज? ये है निदा खोड़ो वर्सेस मौजम अली खान। निदा खोड़ो वर्सेस मौजम अली खान। Even without recording evidence. जी 1695 है मालॉर्ड इसका रेलेवेंट पेज। 1695 पैरा नंबर 7 मालॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बताइए मालॉर्ड। इसके बाद है मालॉर्ड 2019 SCMR 137 मालॉर्ड। ये सारे मामला 2019 में हुए। 2019 SCMR पेज है मालॉर्ड 137। इसका जो रेलेवेंट पेज है 141 है मालॉर्ड। पेज 141 नहीं, साइटेशन का 137 है मालॉर्ड। 137 रेलेवेंट एट पेज 139 पेज 141 मालॉर्ड जी। इसमें को वारंटो इशू हुई थी और वो ऑर्डर अपहोल्ड हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है मालॉर्ड। इसके बाद है मालॉर्ड इसमें क्या हुआ था? वो वारंटो हाई कोर्ट से इशू हुई थी अगेंस्ट ए पर्सन हु वाज अ रिटर्न कैंडिडेट। उसके खिलाफ ये अपील जो थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, वो ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पास इन को वारंटो वाज अपहेल्ड मालॉर्ड। नाउ मालॉर्ड PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 732 दैट इज फेमस हबीब अकरम केस मालॉर्ड। पेज 732 इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लार्जर बेंच ने ये फरमाया, ये लार्जर बेंच जजमेंट है मालॉर्ड। कितने जजेस? 732 सॉरी मालॉर्ड। नो मालॉर्ड ये नहीं, वो है मालॉर्ड PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 732 ये वो नहीं, सॉरी मैं इसको मैं बताता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन पिटीशन के ऑर्डर पर डिस्क्वालीफाई किया है फिर अपनी जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पर। ये पेज ना 732 का जो रेलेवेंट पैरा है मालॉर्ड वो मैं अर्ज कर देता हूँ। ये 736 एंड 737 पेज पे मालॉर्ड। नहीं, ये हबीब अकरम नहीं है मालॉर्ड, ये हबीब अकरम नहीं, बीबी यास्मीन शाह जी, सॉरी ये हबीब अकरम नहीं, वो हबीब और ये 3 मेंबर बेंच है जी मालॉर्ड। वो जो हबीब अकरम केस है मालॉर्ड दैट ये एक सेकंड, बीबी यास्मीन शाह का केस है और इसमें रेलेवेंट पोर्शन क्या है? 337 एंड 336 एंड 337 मालॉर्ड। 732 पे थे आप। सॉरी 737 36 एंड 37 ये पैरा नंबर 14 है मालॉर्ड। इसमें क्या होल्ड हुआ है? From perusal of original record, it is clear that and obvious to us that respondent number 1, whose name is BP Yasmin Shah and whose father name is Nadra, database is Ali Hussain Jamali, and whose date of birth according to her NIC and Nadra record. ये डिस्क्वालिफिकेशन कितने दिन का था? ये डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट सुप्रीम कोर्ट ने की है मालॉर्ड। इसको ये जो ऑर्डर था नीचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन अथॉरिटी का, उसको अपहोल्ड किया गया मालॉर्ड।
नहीं, डिस्क्वालिफाइड पीरियड तो नहीं लिखा है, ये लिखा है वो 62(1)(f) में ही किया है इसको। नहीं, बट पीरियड नहीं लिखा है। पीरियड नहीं लिखा, लेकिन 62(1)(f) तो ये लाइफ टाइम नहीं है। अब उस वक्त तो ये लाइफ टाइम था मालूम। जिस जो जजमेंट आई उस वक्त नहीं, इस जजमेंट में लाइफ टाइम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल, इसमें सिर्फ 62(1)(f) लिखा, इसमें लिखा है डिस्क्वालिफाइड। जी मालूम। सो द इम्प्लीकेशन विल बी इट वाज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर दैट नॉमिनेशन पेपर। मतलब इसमें क्योंकि 62(1)(f) पे रिलाई किया गया, इस उसके तहत डिस्क्वालीफाई किया गया, और उस वक्त के लॉ के मुताबिक पीरियड नहीं बताया, अलग पीरियड नहीं बताया। ठीक, आगे है जो पीरियड नॉट मेंशन। ठीक, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 578 माय लॉर्ड, 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 578 माय लॉर्ड। इसमें माय लॉर्ड ECB का ऑर्डर था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर समरी प्रोसीडिंग में था, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अप होल्ड हुआ। इसका 589 पेज माय लॉर्ड रेलिवेंट है। शौकत अजीज भट्टी। जी माय लॉर्ड, पैरा नंबर 19 है माय लॉर्ड। जी, इसमें क्या हुआ था माय लॉर्ड? इसमें ECP ने एक आदमी को डिस्क्वालीफाई किया, वो रिट में गया, रिट जो है वो रिमांड हो गई कि आप दोबारा डिसाइड करें। उस रिमांड ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ECP आया, और ECP की ये अपील, वो ऑर्डर अपील मंजूर होकर उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया गया। परमानेंटली? जी माय लॉर्ड। इन व्यू ऑफ द फैक्ट सर्कमस्टेंसेस, पेज 589 माय लॉर्ड, पैरा नंबर 19। Here the matter was converted into suo motu proceedings under Article 184. ठीक मालूट, ये मैंने एक पेपर बुक तैयार की है मालूट। आखिरी मेरी सबमिशन सिर्फ ये होगी कि क्योंकि पाकिस्तान में जो लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट है उसके बारे में कि कौन सा जजमेंट किन हालात में रिविजिट हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, उस पे मैंने एक पेपर बुक तैयार की है जो ऑनर, जो बेसिकली मैं पढ़ूंगा नहीं मालूम, देख लीजिएगा। वैसे अगर कहें तो मैं प्रिसाइजली अर्ज कर देता हूँ वो ग्राउंड्स क्या हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी प्रेसिडेंट को रिविजिट किया जा सकता है। ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द बुक द लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट मालूम। ये जो आपने केस साइट की पिछले ये 2018 सुप्रीम कोर्ट 578, इसमें ट्राइब्यूनल में नहीं गए थे बल्कि इलेक्शन कमीशन में गए थे। इलेक्शन कमीशन में गए थे, इलेक्शन कमीशन के बाद हाई कोर्ट में आए थे, हाई कोर्ट ने केस रिमांड किया। न ट्राइब्यूनल या RO नहीं था मालूम। रिलेवेंट पोर्शन बता दें। इसमें कोई खास पेजेस हैं जो हम पढ़ें या सारा आप पढ़वाओगे हमसे? नहीं, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक करके बता देता हूँ। इसमें पेजेस सिर्फ बता मैं पेजेस बता देता हूँ मालूम, मैंने ये नोट किए हुए हैं अपने पास। लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट एक किताब है गार्नर की, लेकिन इसमें बस पेज बता दें। मैं इसके जनाब पहला पेज है मालूम, पेज 3 मालूम देख लीजिएगा, नोट फॉर माले, बाकी बाद में। पेज 3 बता। ये है अप्रूवल एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ ए जजमेंट। ये मैंने अर्ज किया कि कितनी अप्रूवल, पेजेस बता दें। पेज नंबर 3 मालूम इस पेपर बुक। पेज नंबर 9 है मालूम, आउट क्रिटिसिज्म एंड डिसअप्रूवल। ठीक है। पेज नंबर 40 है मालूम, 40 पल्पेबली रॉन्ग डिसीजन। ये पढ़िए नहीं, बस ठीक है, बता दें, हम खुद पढ़ लेंगे। 9 48 माय लॉर्ड, 48 देन 56 माय लॉर्ड। आप वो सारे चैप्टर्स ही बता रहे हैं ना? जी, बेसिकली वो रेलेवेंट चैप्टर जो हैं वो मैंने अर्ज किए। 56 एंड देन पेज नंबर 13 पे भी माय लॉर्ड, ये इसका वो क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट है, पेज 13 भी रेलेवेंट है इसका। देन 18। So these are all the grounds to revisit and overrule it. जी, मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि सिर्फ ये है कि ये इम्प्रेशन जाता है और मीडिया पे इस पर रोज बात होती है कि जजेस की कॉम्पोजिशन चेंज होने के बाद फैसले तेज होते हैं। ये जजमेंट ऐसी है समिउल्लाह बलोच की जिसको रिविजिट होना चाहिए और इसके लिए जस्टिफाइबल ग्राउंड्स मौजूद हैं, और ये अगर ये लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट इस तरह डिक्लेयर किया जाए तो फिर ये मामला आइंदा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। जो हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है उसको गाइडलाइन दी जा सकती है कि ये पैरामीटर्स हैं जिसमें आपने जुडिशियल प्रेसिडेंट को चाहे कितने मेंबर जजमेंट हो उसको रिविजिट करना है और किन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। आपका कहना ये कि वो जो इंटरप्रिटेशन हुई है वो प्रॉपर नहीं है।
मेरा कहना यह है कि वो प्रॉपर नहीं हुई और उसको रिविजिट करने के लिए ये ग्राउंड सफिशिएंट ग्राउंड हैं जिनको रिविजिट किया जा सकता है। प्रॉपर अगर अटेंड नहीं किया तो क्या वो जजमेंट पर इंक्वायरी है? सिर्फ प्रॉपर अटेंड ना करना काफी नहीं है, उसके साथ पल्पेबली रॉन्ग डिसीजन होना, अप्रूवल ना होना उसी जजमेंट का सेम कोर्ट से, क्रिटिसिज्म आना फ्रॉम द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट, लीगल स्कॉलर्स का, पार्लियामेंट की तरफ से डिसअप्रूवल आना, ये सारी चीजें कंसीडर होके और फिर स्टेट डिसाइसिस का प्रिंसिपल कहाँ उसकी वैल्यू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में स्टेट डिसाइसिस जो है वो इतना फोर्स नहीं रखता। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में स्टेट डिसाइसिस बहुत फोर्स रखता है, लेकिन जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होगी वहाँ उसका स्टेट डिसाइसिस की इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक मुश्किल काम है और सुप्रीम कोर्ट अपना अगर समझे कि हमसे रॉन्ग हुआ है उसको करेक्ट कर सकती है। स्टारी डिसाइसिस का प्रिंसिपल शायद हमने अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जिक्र किया है, पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? मैंने 3 जजमेंट्स पढ़ी हैं, जो ऑनर की पढ़ी है, जज साहब की पढ़ी है एंड जस्टिस अभी नहीं आई, अभी जनाब की आपने पहली पढ़ी नहीं जनाब की आई नहीं। वैसे माशाल्लाह यू आर्ग्यूड वेरी वेल। I'm grateful. You argued before a larger bench before of this strength or no? Or this is your first experience? 5-member bench के सामने आर्ग्यू किया। चले okay, but we appreciate your very precise and I would request others also to be very focused and precise. So thank you for your. We will take a short break and so Ji Bhandari sir, we will come back. Well, if I can just make a request, I don't claim any preferential right of audience. Next we'll hear you. My lord, because I have to, for personal and professional reasons, I have to be back in Lahore and the motorway closes because of the fog. That's also an issue. So if your lordship can... If you've heard all this, probably they have reduced your, Mr. Khurram and Mr. Usman have reduced your work. So just more precise as you can be. I'm in the happy position of not representing anyone. Just representing myself. So and you are in the unhappy position of not being paid. not being paid. That is true, my lord. Grateful. So we will return after a while. Hello. ठीक है। वो कौन सा? अब ये सब भी मौजूद है जी। So we'll hear. आगे resume तो ऐसा करते हैं, we will hear you last. जी मैं आखिर में आऊँगा, but we resume at 2 or 2:15. नहीं, at least 2:15. It may be even longer. Mikey can be heard first. जी, we hear Mr. Bhandari, then we'll hear Mr. Faisal Siddiqui, and then we'll hear you. And in the meantime, ये दे दीजिए इनको, पता नहीं इन्होंने देखा है. Another amicus has submitted a note. तो वो अगर किसी के पास नहीं पढ़ना चाहें वो पढ़ लें. Thank you everyone. एक छोटी सी सबमिशन मैं करना चाहता हूँ. There is another serious question of law in this case, and that is with regard to the applicability of Article 63(1)(h). मेरी अपील्स में जो 63H के जी कन्विक्शन अगर हो जाए और 2 साल की हो तो वो डिस्क्वालीफाई होता है जब तक वो 5 साल का टाइम लैप्स नहीं होता। तो जो इम्प्यून जजमेंट है मेरी अपील्स में उन्होंने मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आओ। मेरी तरह बालों में